क्या कहा था मैंने, मजे ले ले जितना वक्त है तेरे पास। जब मैंने रंबल जीता तो घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई थी और एंजॉय जितना कर सकता है उतना करने की हिदायत भी दी मैंने। और तूने क्या किया, वही जो मैंने सोचा था। झूठ बोला और झूठ बोला, खानदान का मजाक उड़ाया मेरे। और ये WWE फैंस बेवकूफ नहीं है, इन सबको पता है कितना बड़ा दोगला है तू। दोगली बातें करता है तू हर जगह। 2012 नहीं है ये, और ट्राइबल चीफ का इलाका है ये, और हमेशा वो ही रहेगा। मैसेज अप्रूव्ड बाय ट्राइबल चीफ। सो दोस्तों, शो की आज शुरुआत होती है ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के पिछले हफ्ते के पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के साथ। भाई और उनकी बहनों, स्वागत है मंडे नाइट रॉ पे। भाई ये मैच हो पाए इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो करनी थी, और इसीलिए अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों बंदे अलग अलग आके साइन करके जाएंगे। भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन, और ये एडम पियर्स ने फाइनली कुछ दिमाग वाली बात की। हाँ, दोनों को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहिए क्योंकि रेसलमेनिया सर पे है और कोई भी पास नहीं आना चाहिए इस टाइम पे ब्रॉक लेसनर के। फिर दोस्तों, ब्रॉक लेसनर सीधा एंट्री लेते हैं और शरीफता से कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर देते हैं। लो जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और अब उस नीग्रो की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है, और उसका नाम भूल जाओगे तुम इस हफ्ते के बाद। यही मैं कह रहा था, इस संडे रियल मेन इवेंट रेसलमेनिया का यही होगा। एक न एक विनर होगा ही होगा, और एक लूजर होगा ही होगा, जहां लूजर का नाम होगा ओबा फेमी। और बहुत लोग बोल रहे हैं ओबा फेमी संभाल लेगा, लेकिन संभाल नहीं पाएगा वो ब्रॉक लेसनर को। फिर दोस्तों, उसके बाद ओबा फेमी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आते हैं। वो भी आके शांति से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पे पॉल हेमन आ जाते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसा रेसलर नहीं देखा जिसने इतनी जल्दी इतने सारे फैंस को अपनी तरफ कर लिया हो। तू वॉयलेंट है बहुत ज्यादा, मगर ब्रॉक लेसनर के बाद में। तू फास्टेस्ट राइजिंग सुपरस्टार है, मगर ब्रॉक लेसनर के बाद में। तू बहुत बढ़िया कॉमबैक करता है, मगर ब्रॉक लेसनर के बाद में। और दिक्कत ये है कि संडे को ये सब खत्म हो जाएगा, जब ब्रॉक लेसनर तुझे भी कॉन्कर कर जाएगा। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर तू हार जाता है रेसलमेनिया में तो टेंशन मत लेना, तेरा करियर वापस रिवाइव करना और राइज करने का काम मैं संभाल लूंगा। 2 मिनट, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे तेरे 2 हिस्से करने में, मगर ये जो दर्द होता है ये तो कुछ टाइम में कम हो ही जाएगा। लेकिन जब मैं ब्रॉक लेसनर को हराऊंगा, तुझे जो मेंटल डैमेज होगा और तेरी रात की लगाई सारी उतर जाएगी। वहीं तेरा सपोर्ट भी मुझे नहीं चाहिए मेरे लिए तो ऑलरेडी रेसलमेनिया के दरवाजे भी खुल चुके हैं। तू बोलता है ब्रॉक लेसनर कभी नहीं हार सकता, लेकिन 4 हफ्तों में मैंने उस चीज को बदल दिया, और ये तू भी फील कर रहा है, ये सब फील कर रहे हैं। और अब खत्म करने का टाइम आ गया है उस बीस्ट को। और तू तो बहुत झूठा है, तू एडवोकेट बनता है लेकिन सच नहीं बोलता है। अगर सच बोलता तो आके बोलता। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है ब्रॉक लेसनर, जो डर गया है ओबा फेमी से, जिसकी फट रही है ओबा फेमी से, क्योंकि वो एक रूलर है और पहाड़ है जिसको कोई चढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि मैं ही हूँ, मैं ही था, मुझे पता है, इन्हें पता है, और तुझे पता चल जाएगा। सो दोस्तों, ओबा फेमी ने पॉल हेमन के सामने बहुत ही अच्छा प्रोमो कट किया। ट्रिपल एच ने तो उनको हाथों हाथ वहीं पे अप्रिशिएट भी कर दिया था। ये चीज बता रही है दोस्तों कि ओबा फेमी के पास सिर्फ पावर नहीं है, बल्कि उनके माइक स्किल्स भी अच्छे हैं, जो कि उनके फ्यूचर को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। वहीं दोस्तों, आज लायरा वेल्केरिया का फिर मैच होता है शार्लेट फेयर के साथ में। इन लोगों की स्टोरीलेस कहानी को जिस तरीके से बुक किया गया है, ये सबसे ज्यादा बोरिंग स्टोरी लाइन मुझे लग रही है। आज भी कुछ नहीं होता, वो बेली डिस्ट्रैक्ट कर देती है, लायरा जीत जाती है। भाई, लायरा ने शार्लेट फेयर को हरा दिया, इतनी बड़ी बात है, लेकिन बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इन लोगों को एक साथ इतने सारे हफ्तों में दिखा दिया है कि अब लोग बोर हो गए हैं। अरे तुमने देखा वो स्पीड भी ट्रेनिंग लेने लगा है लड़ने की। लड़ेंगे तो हम भी। हाँ, एक एक करके तीनों को तोड़ेंगे। अरे ये तुम कहां से आ गए? अच्छा लगा मिलके। देखो, यही दिक्कत है इस परिवार की, कोई इज्जत ही नहीं है। साला सब में एटीट्यूड भरा हुआ है। मुझे तो स्मैकडाउन पे जेकब को देखना पड़ रहा है। टामा टोंगा भी पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, आज यहाँ आना था, पता नहीं कहाँ गायब है। और जब भी रॉ देखो तो तुम दोनों परिवार का मजाक ही बना रहे होते हो, इस लाल झोटे के साथ खड़े होके। अरे दिक्कत बड़ी कर रहा है अब तू। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उस एम्बुलेंस वाले से बात करते हैं, मैच सेट करते हैं इन काले कोट वाले MLM वालों से। रेसलमेनिया की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन लोगों की फैक्ट्री रीसेट भी हो जाएगी। देखो,
झोटा ही है ये। यीट। इनकी अलग ही भाषा है भाई। फिर दोस्तों ऊसोस की अरीना के अंदर एंट्री होती है और उनका साथ देने के लिए एले नाइट भी आते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एमएफटीज होते हैं सोलो सिकोआ, टोंगा लोआ और जेसी मटेओ। मैच के बीच में अचानक से टामा टोंगा प्रकट हो जाते हैं। सोलो सिकोआ उनको देख के बोल रहे होते हैं कहाँ था बे, कहाँ था बे। इस सब की भसड़ के अंदर ऊसोस मैच निकाल लेते हैं। बाकी दोस्तों इन एमएफटीज की कहानी को बहुत लंबे टाइम से खींचा तो जा रहा है, लेकिन ट्रिगर कब पुल करना है ट्रिपल एच को पता ही नहीं है। हो सकता है बीच में ही भूल जाए कि ये टामा टोंगा था कौन। वहीं गुंथर भी दोस्तों आज एंट्री लेते हैं और सेथ रॉलिंस उनको वहीं पे निपटा देते हैं। 2 हफ्ते लगातार तूने मुझे पकड़ा था और 6 दिन में अब रेसलमेनिया में मैं तेरा काम निपटाऊंगा। तू बोल रहा है ना पर्सनल नहीं है तेरे लिए। अब उस पॉल हेमन की चाटना छोड़ और सीधा सीधा सच बता क्यों लड़ना चाहता है तू मेरे से। हाँ मैं हेमन की दिक्कत तो खत्म कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे तेरे से पर्सनल दिक्कत भी है। इतने साल से रॉ पे परफॉर्म मैं कर रहा हूँ और बेस्ट सब तेरे को बोलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बेस्ट मैं हूँ और मेरे को बड़ी दिक्कत है इस चीज से, और इसीलिए ये पर्सनल है मेरे लिए। और रियलिटी यही है कि सेथ रॉलिंस मेरे जूते की नोक के लायक भी नहीं है। फिर दोस्तों ये बोलने के बाद समाओ गुंथर वहां से बच के निकल भी लेते हैं। वहीं दोस्तों आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि रॉलिंस अब ब्लैक कपड़ों में आने लगे हैं। कलरफुल कपड़े उन्होंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि जब से वो कलरफुल हुए थे तब से ही वो टूट रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं पता रेसलमेनिया के अंदर भी शायद वो इस मैच के अंदर टूट जाए। वहीं दोस्तों जो पिछले हफ्ते स्टेफनी मैकमैन ने अटैक किया था लिव मॉर्गन के ऊपर, उसके बाद दोस्तों लिव मॉर्गन के तो सर पे फोड़ा हो गया था और इतना सीरियस लग रहा था कि उनके रेसलमेनिया जाने के सपने भी टूटने वाले थे। आज उसी चीज का बदला लिव मॉर्गन लेती है स्टेफनी वकार के ऊपर अटैक करके। लिव वहां पे आके बोलती है कि तेरी मम्मी तो कचरा थी ही, लेकिन तू भी कुतिया ही निकली। जो लाइंस थोड़ी ज्यादा ही पर्सनल हो गई थी। साथ ही लिव मॉर्गन ने अपनी म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च कर दी है। लगता है बिली आइलिश को वही टक्कर देने वाली है। अरे यार एक तो तुमने वो आईसी टाइटल पेंटा पेंटर को दे दिया और अब मुझे डीमन से लड़ना पड़ेगा इस रेसलमेनिया में। उस फिन ने जब कहा था कि डीमन मर गया है तो वापस कैसे आ गया यहाँ पे? भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फिन बैलर से लड़ने के लिए, तो मेरी ये फाइट आप कैंसिल कर दो। अबे तेरा बाप 5 बंदों से लड़ने से नहीं डर रहा है और तू एक बंदे से लड़ने से डर रहा है। तेरे साथ जो भी हो रहा है ना, वैसे तो तू उस सबको डिजर्व करता ही है। वहीं दोस्तों फिर आज इयो स्काई और कायरी सेन के बीच में मैच होता है। मैच के बीच में आस्का बड़ा घुस रही थी तो वहाँ पे रेया रिप्ली आके उन पे अटैक करती है और पीछे से रेया रिप्ली के ऊपर जेड कारगिल आके अटैक कर देती है। ओवरऑल इस भसड़ के अंदर कायरी जेन मैच को निकाल लेती है। इनका ज्यादा कुछ खास नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ बात नहीं। वहीं दोस्तों आज ड्रैगन ली और माल वाले का मैच होता है रूसेफ और जेडी मैकडोना के साथ में, जहाँ मैच को तो ड्रैगन ली निकाल लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे रूसेफ आतंक मचा देते हैं। रे मिस्टीरियो वहाँ पे आते हैं कि मैं 619 मारूंगा, लेकिन रूसेफ उनको लपेट देते हैं। पेंटा भी वहाँ पे आते हैं कि मैं आईसी चैंपियन हूँ, लेकिन वो भी लपेटे जाते हैं। माल वाले के मुंह में माल घुसा दिया जाता है और जेडी मैकडोना भाई भाई कर रहे थे, उनका भाई भाई निकाल देते हैं। ओवरऑल रूसेफ वहाँ पे सबके ऊपर अपर हैंड लेते हुए नजर आते हैं। वहीं दोस्तों मैं बार बार मेंशन ऑलरेडी कर चुका हूँ कि ये मैच रेसलमेनिया के अंदर सबसे बेस्ट होने वाला है। बस WWE इसको प्रोड्यूस अच्छे से कर दे, क्योंकि सारे ही रिस्क टेकिंग बंदे हैं। वहीं फिर दोस्तों रिंग के अंदर एंट्री लेते हैं रोमन रेंस। एक सेकंड खड़े नहीं होते कि वहां पे सीएम पंक आ जाते हैं और आज जरा शील्ड की स्टाइल में वो एंट्री लेते नजर आते हैं क्राउड के बीच में से। शो के स्टार्ट की वो वीडियो देखी, जो लग रहा था वही है, पूरा स्क्रिप्टेड मामला एक पॉलिटिशियन की स्पीच की तरह। और आज मैं आया हूँ सच बोलने। तू बहुत बोल रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो तू खुद रोक देना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। सच है ये कि मैं तुझे हेट करता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि शायद मैं तेरे से जलता हूँ। ये सब मुझे चाहिए था, यही मेरा सपना था, और जलन इस बात की है कि ये सब तुझे थाली में परोस के मिला। बुरा लगता है जब तुझे चैंपियन बनाया गया 1316 डेज के लिए। वैसे मुझे भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है इस चीज में, और हिस्ट्री में जाके कोई नहीं देखने वाला कि तूने कैसे जीत निकाली थी, लेकिन तू कितना जीता था वो सबको याद रहेगा। इसी वजह से वो 1316 नंबर मुझे पसंद ही नहीं है। ये भी पसंद नहीं है कि कितनी बार तूने मेन इवेंट किया है रेसलमेनिया में। अब बोला मैंने झूठ? बोला क्या? मुझे खुद भी पसंद नहीं आता कि मैं तेरे से जलता हूँ। तेरे पापा सीका बहुत अच्छे इंसान थे, हॉल ऑफ फेमर थे, और मैं तो बहुत पसंद करता हूँ पुराने बंदों को। साथ ही तेरे पापा का नाम इस सब में लाने के लिए मैं सॉरी भी मांगता हूँ। मुझे ये भी पसंद नहीं कि इस रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कई रॉयल फैमिलीज हैं, और जलन इस बात की है कि मैं किसी के अंदर पैदा नहीं हुआ। पता नहीं मुझे कि कैसा लगता है इन फैमिलीज का पार्ट बन के, क्योंकि सीएम पंक तो पैदा हुआ था गली गुच्चों में, कहीं भी फिट नहीं हो पा रहा था। पूरा उसको खुद को ढूंढना पड़ा, खुद की फैमिली बनानी पड़ी, और इन लोगों को फैमिली बनाया मैंने। हर एक गलियों में जाके लड़ा हूँ मैं, फिर जापान गया, इंग्लैंड गया, दुनिया भर जाके लड़ा। कोई चांदी का चमचा लेके पैदा नहीं हुआ मैं। छुआड़े का जोर लगाया मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और प्रो रेसलिंग मेरा घर है, मेरी फैमिली है। वही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मेरा पहला सिंगल्स मेन इवेंट तेरे साथ होने वाला है। अप्रैल 19 को जब सूरज चढ़ेगा तब मेरे पास गोल्ड होगा, और जब सूरज ढलेगा तब भी एक इंसान पे गोल्ड होगा, और वो है CM
पाऊं। अब बता, मैंने बोला कुछ झूठ? ये शायद आज तक की सबसे ज्यादा सच्ची बात मुझे लगी है तेरी, वो एंड वाली लाइन छोड़ के। चल मैं भी कुछ सच बताता हूँ, मुझे भी तू पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तू मुझे काफी लंबे टाइम से, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद नहीं है इन लोगों का रिलेशन तेरे साथ। मैं भी चाहता हूँ किसी दिन मैं यहाँ से जाऊँ, लोग मुझे मिस करें, मेरा नाम पुकारें 10 साल लगातार। हाँ सच है, तूने कनेक्शन बहुत अच्छा बनाया है इन लोगों के साथ, लेकिन संडे को हकीकत सामने आएगी। संडे को नया बनेगा, संडे को सही होगा जो तुम लोगों ने बिगाड़ दिया यहाँ पे। संडे के बाद हर शो डॉलर कमाएगा और संडे के बाद तू और सब लोग एक्नॉलेज करेंगे मुझे। सो दोस्तों, इस प्रोमो की हाइप जितनी ज्यादा थी उतना ही ज्यादा वीक मेरे को नजर आया। ऐसा लग रहा था दोनों बंदे मैच से पहले अपनी अपनी साइड को क्लियर करना चाह रहे हैं, मामला ठंडा करने की दोनों कोशिश कर रहे हैं कि बेबी फेस दोनों बने रहें। लेकिन जितनी हाइप इस रॉ की रखी गई थी वो चीज बिल्कुल भी मीट नहीं हुई है। कई लोग बोल रहे थे कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है, वही नॉर्मल रॉ हमको देखने को मिली। तो ओवरऑल ये रॉ तो मेरे को इतनी खास नजर नहीं आई। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।